हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाओं की, यानी 5 ईयर्स प्लान ऑफ इंडिया की मैं बात करने वाला हूँ। आप सबको पता है फ्रेंड्स कि इस टॉपिक से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा बनता है। तो चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, आप सभी के लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल वाइज कवर किया है ना, कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो मात्र एक वीडियो से सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पंचवर्षीय योजना से। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। लेकिन अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की। तो देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है कि ये योजनाएं 5 वर्ष के लिए लागू की जाती थी, और इन 5 वर्षों के अंदर जो भी लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे उसी लक्ष्य के को प्राप्ति करने के लिए काम किए जाते थे। ठीक है ना। तो पंचवर्षीय योजनाओं को याद रखिएगा, सफल क्रियान्वयन के लिए एक आयोग गठित किया गया जिसका नाम रखा गया योजना आयोग। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का जो संचालन है वह योजना आयोग के द्वारा किया जाता था। योजना आयोग जो था ना फ्रेंड्स, एक सरकारी निकाय था जिसका उद्देश्य था मानवीय और भौतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करना और उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर सृजन करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे बताया कि पंचवर्षीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो जिसका नाम था योजना आयोग। अब बात आती है फ्रेंड्स कि योजना आयोग कब गठित किया गया था। तो योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। अब योजना आयोग गठित हो गया, अब इसका कोई अध्यक्ष होगा। तो ये डिसाइड किया गया कि योजना आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा वही उसका अध्यक्ष बनेगा। तो जब भी योजना आयोग बना, वो कब बना? 15 मार्च 1950 को। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ लिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी कह सकते हैं कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं प्रथम उपाध्यक्ष कौन बना था? तो वो बने थे गुलजारी लाल नंदा। तो देखिए, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इसके विशेष तौर पे आप देखिएगा। जब योजना आयोग गठित हो गया फ्रेंड्स, तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां निर्धारित की गई। तो योजना आयोग की 2 जिम्मेदारियां निर्धारित की गई। पहली कि प्राथमिकताओं का निर्धारण करके योजना का निर्माण करना और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन करना। यानी कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में उसको किस तरह खत्म किया जाए या उसको किस तरह से पूर्ण किया जाए, उसके लिए योजना का निर्माण करना। साथ ही साथ उन योजनाओं के संचालन के लिए जिससे यह खत्म हो सके या जिससे इसका पूर्ण हो सके या लक्ष्य निर्धारित किया जा सके, पूर्ण हो सके, उसके लिए कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता होगी, इसका आवंटन करना इसका पहली जिम्मेदारी थी। दूसरी जिम्मेदारी थी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना। तो इतनी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बात आई है देखिए योजना आयोग की। तो योजना के क्रियान्वयन को देखते हुए एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया। कब किया गया? तो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। अच्छा, ये जो ना फ्रेंड्स है ना, ये किसके सिफारिश पे किया गया? तो ये के संथानम ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किसने राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी को, ठीक है, यानी नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सुपर कैबिनेट कहा था। तो वो कहा था के संथानम ने। तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ से सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। योजनाओं को क्रियान्वयन के देखने के लिए, यानी योजनाएं किस स्तर पे पहुंची है उसको देखने के लिए 6 अगस्त 1952 को एक कार्यकारी परिषद बनाया गया जिसका नाम रखा गया एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी आपको याद रखना है। और इसी राष्ट्रीय विकास परिषद को के संथानम ने सुपर कैबिनेट कहा था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जोसेफ स्टालिन ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ रूस में 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू किया था। यानी पहली बार जो पंचवर्षीय योजना थी वो कहाँ लागू की गई थी? तो रूस के अंदर लागू की गई थी। किस सन में किया गया था? 1928 में किया गया था। और किसने किया था? तो जोसेफ स्टालिन ने शुरू किया था। ठीक है ना। अब यहाँ से एक प्रश्न और बनता है
कि भारत के अंदर जो पंचवर्षीय योजना आई वो किस देश से प्रेरित थी, तो वो थी फ्रेंड्स यूएसएसआर से। ये भी आपको याद रखना है कि वो किससे प्रेरित थी, तो यूएसएसआर से, पूर्व सोवियत संघ रूस से, ठीक है ना। भारत में अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की जा चुकी हैं। इसके बाद जो भारत सरकार है ना, ये 5 साल की जो योजनाएं हैं इनको चलाना बंद कर दिया और योजना आयोग के स्थान पर एक नया आयोग बना दिया जिसका नाम रख दिया नीति आयोग। क्या नाम रखा? नीति आयोग। अब आपको कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है ना। हालांकि नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। ये आप हमें कमेंट करके बताइए। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि ये 2000 कब 17 या 2015 में कब, बताइए इसका कब इसको लागू किया गया था, किस डेट को, आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है, भारतीय आर्थिक योजना का जनक किसे माना जाता है, तो सर विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक योजना का जनक माना जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। अगर पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स ना, ये चली थी 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक चलाई गई थी, यानी पूरे 5 वर्ष तक इसको चलाई गई थी। और ये पंचवर्षीय योजना जो थी ना, ये हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी फ्रेंड्स हैराड डोमर मॉडल। ये भी आपको याद रखना है। और इस प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। याद रखिएगा, कृषि के विकास पर जोर दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए। और लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? लक्ष्य निर्धारित किया गया था 2.1%, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 3.6% लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे कहीं ज़्यादा प्राप्ति हुई थी। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो सफल साबित हुई थी। याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ना, वो सफल साबित हुई थी। और कृषि के विकास को मद्देनजर रखते हुए कुछ परियोजनाओं बनाए गए, कुछ बांध बनाए गए। तो कौन कौन से बांध बने थे ये भी आपको याद रखना है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए भाखड़ा नांगल परियोजना की शुरुआत किया गया, नागार्जुन सागर बांध का शुरुआत किया गया, हीराकुंड बांध बनाया गया, मेट्यूर बांध बनाया गया, जबकि दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ 1956 के अंदर, याद रखिएगा, 1956 में जो है पांच आईआईटी भी खोले गए थे। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली पंचवर्षीय योजना की तरफ। अगली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो फ्रेंड्स ये चली थी 1956 से 1961 तक। कब तक चली थी? 1956 से 1961, इनका टाइम पीरियड आप याद रखिएगा। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ना, ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित थी, तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है ना। अच्छा, इस जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है औद्योगिक को लक्ष्य बनाया गया, यानी औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया, यानी औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। और कुल 4.5% लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जबकि 4.2% लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। और इसी औद्योगिक विकास को मद्देनजर रखते हुए भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और राउरकेला इस्पात संयंत्र, यानी ये तीनों इस्पात संयंत्र बनाए गए थे औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है 21 देश के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इसको किस देश के सहयोग से शुरू किया गया था, जबकि राउरकेला इस्पात उद्योग इसको किस देश के सहयोग से शुरू किया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलिए, साथ ही साथ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत सहायता क्लब की भी स्थापना की गई थी। तो ये था फ्रेंड्स द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसके लक्ष्य को ध्यान रखना है और ये कब से कब चली ये भी याद रखना है। साथ ही साथ किस मॉडल पर आधारित है और इसमें किसको लक्ष्य बनाया गया था ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की तरफ। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो फ्रेंड्स ये पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक चली थी, जबकि इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। यानी कहने का मतलब जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसमें किस पर बल दिया गया था, तो इसमें बल दिया गया था कृषि पर, यानी कृषि विकास पर बल दिया गया था। जबकि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ना, इस पर उद्योग पर विकास किया गया था, यानी औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था। जबकि जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी इसमें उद्योग और कृषि दोनों पर
जोड़ दिया गया था ताकि स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को प्राप्त किया जा सके। जबकि इसमें विकास का जो दर रखा गया था, यानी इसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 5.6%, लेकिन लक्ष्य की जो प्राप्ति है ना वो 2.8% हो सकी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो योजना थी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, ये पूरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो कौन कौन कितने थे? तो 5.6% और प्राप्ति कितने की हुई थी? तो 2.8% हुई थी। अच्छा, इसके कुछ कारण थे। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना जो थी ये जो है इसके असफल होने के कारण थे। पहला कारण तो यही था कि 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हो गया। दूसरा कारण था कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जबकि 1965 से 1966 के बीच भयंकर सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से जो 5.6% लक्ष्य निर्धारित किया गया था इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी और यह पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल साबित हुई। ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि इसी पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था? तो ये आपको बताना है कमेंट करके कि हरित क्रांति की शुरुआत कब किया गया था, लेकिन किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो वो किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है ना। अच्छा, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा जाता है कि यह पंचवर्षीय यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो इनका कोई फिक्स नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सैंडी, सुखमनी चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है ना। साथ ही साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही रुपये का अवमूल्यन किया गया, यानी 1966 में जब 1966 में रुपये का अवमूल्यन किया गया ताकि रुपये का दाम घटा दिया गया। ठीक है ना। और इसी के तहत ही बोकारो आयरन स्टील कंपनी रूस के सहयोग से बनाया गया। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। साथ ही साथ यूटीआई 1964 में बनाया गया, आईडीबीआई 1964 में बनाया गया और एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को भी 1965 में बनाया गया था। वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि योजना अवकाश लाया गया, यानी ये पंचवर्षीय योजना असफल होने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकी, तो बीच में एक वर्ष का जो है रेस्ट लिया गया, यानी योजना अवकाश लाया गया। और तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के कारण सरकार ने प्लान हॉलीडे घोषित कर मजबूर थी। इस काल में वार्षिक योजनाएं चली, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना का अवकाश काल कहा जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। तो प्रथम अवकाश काल कब हुआ था? तो 1966 से याद रखिएगा 1966 से 1969 तक, यानी 3 जो है ना ये वार्षिक योजनाएं चली गई थी, वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, जबकि प्रथम योजना अवकाश हुआ था 1966 में। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी ना फ्रेंड्स वो 1969 से 1974 तक चली थी और इसमें जो है स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए बल दिया गया, यानी आत्मनिर्भर बनाने के लिए जोर दिया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का प्रयोग किया गया था, यानी आत्मनिर्भर और आर्थिक विकास पर जोर दिया गया था। तो वो था फ्रेंड्स चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है ना। जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना थी ना ये DR गाडगिल इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है ना, जिन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, और इसे गाडगिल योजना भी कहा जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। यह मॉडल जो था फ्रेंड्स ना अशोक रुद्र और AS मान्य के मॉडल पर आधारित था। अब प्रश्न पूछा जाता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो अशोक रुद्र और AS मान्य के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है ना। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, साथ ही साथ भूमिगत परमाणु परीक्षण जिसका कोड नेम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा, इसका परीक्षण किया गया था, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत किया गया और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत ही इसरो की स्थापना किया गया था। अब इसरो की बात आई है, आप सभी लोग जानते हैं इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है। विकास दर इसमें जो रखा गया था वो 5.6% रखा गया था, जबकि प्राप्ति हुई थी 3.3%। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस योजना के तहत भारत में कृषि दर सर्वाधिक रही थी? तो वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना। साथ ही साथ इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तो वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? तो वो भी
जो है फ्रेंड्स चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई। भूमिगत परमाणु परीक्षण यानी स्माइलिंग बुद्धा का जो परीक्षण किस परियोजना में किया गया था, किस योजना के तहत, तो वो भी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये पंचवर्षीय योजना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, ये चली थी 1974 से 1978 तक। ये महज 4 वर्ष में ही इसको बंद कर दिया गया था। और ये जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी, तो ये भी आपको याद रखना है। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया था गरीबी निवारण एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना में। और इसी पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ उन्मूलन का नारा दिया गया था, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सीधा प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि गरीबी हटाओ उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो वो था फ्रेंड्स पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो ये आपको याद रखना है। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 20 सूत्रीय कार्यक्रम निर्धारित किए गए और इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की भी शुरुआत किया गया था और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी स्थापना किया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। साथ ही साथ इस योजना की शुरुआत में MNP जो है न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें विकास दर जो रखा गया था फ्रेंड्स, इसका लक्ष्य रखा गया था 4.8%, जबकि 4.4% लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 4.8%। तो ये पंचवर्षीय योजना सफल रही थी, ये भी आपको याद रखना है। और भारत में आपातकाल की घोषणा भी इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। याद रखिएगा 4 वर्ष तक इंदिरा गांधी की सरकार चली, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार यानी जनता पार्टी सत्ता में आई और इस पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही खारिज कर दिया गया और अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को लागू किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये पांचवी पंचवर्षीय योजना भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको पता है कि इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने रोलिंग प्लान चलाया था। तो याद रखिएगा रोलिंग प्लान का तात्पर्य क्या होता है, तो रोलिंग प्लान का तात्पर्य ऐसी योजना से है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन वार्षिक रूप में किया जाता है और इस मूल्यांकन के आधार पर अगले एक नई योजना बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना में आवंटन और लक्ष्य दोनों अपडेट किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि रोलिंग प्लान में 1 वर्ष के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते थे वो कितने पूर्ण किए गए, इसका मूल्यांकन किया जाता था और इसी के आधार पर अगले वर्ष की रणनीति बनाई जाती थी कि अगले वर्ष में किस रणनीति के तहत जो है लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब बात करें फ्रेंड्स कि जो रोलिंग प्लान था ये किस मॉडल यानी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो रोलिंग प्लान था ना फ्रेंड्स, ये गुरनार मिर्डल द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ठीक है ना। एशियन ड्रामा पुस्तक में इसका जिक्र किया गया है, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखना है। साथ ही साथ भारत में जो है रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो TD लकड़वाला को जाता है। तो ये 2 प्रश्न आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि रोलिंग प्लान जो है ये किसने प्रतिपादित किया था, गुरनार मिर्डल ने, जबकि एशियन ड्रामा पुस्तक में इसका जिक्र किया गया था। और भारत में लागू करने का श्रेय किसको जाता है, तो TD लकड़वाला को जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स 1980 में फिर से वापस से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे खारिज कर यानी रोलिंग प्लान को समाप्त करके एक बार फिर से जो है पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो अगली पंचवर्षीय योजना जो चली फ्रेंड्स वो चली थी 1980 से 1985, यानी जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये 1980 से 1985 तक चली थी। और इस पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो रोजगार का अत्यधिक सृजन करना यानी रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और इसी के तहत ही नाबार्ड की स्थापना किया गया था, यानी 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई। ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम लागू किए गए और इसमें यानी छठी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे विकास दर की वो 5.2%, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 5.7%। तो यह भी योजना जो थी ना ये सफल साबित हुई थी। याद रखिएगा यह पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता बनी, जिसके अंतर्गत 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया और साथ ही साथ 1982 में
एक्जिम बैंक स्थापित किया गया। बात आई है एक्जिम की, तो एक्जिम का जानते हैं ना, एक्जिम का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत एक्जिम बैंक स्थापित किए गए थे, तो 1982 में पहली बार किए गए थे, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत किए गए थे, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ इस पंचवर्षीय योजना में नेहरू समाजवाद का अंत हो गया, तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगली पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो अगली है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 1990 तक इसका कालखंड है। इसमें रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। पहली बात रोजगार का सृजन करना, शिक्षा को बढ़ावा देना और जनता की स्वास्थ्य को ध्यान रखना, ये 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके अंतर्गत भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया, जबकि इसमें लक्ष्य का जो दर निर्धारित किया गया था विकास दर, वो 5% और लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 6.1% लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना। और याद रखिएगा 5% लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, प्राप्ति कितनी हुई 6.1%। पहली बार गरीबी की माप किया गया, और किस समिति द्वारा, तो लकड़वाला समिति के द्वारा गरीबी का पहली बार माप किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी का मापन किया गया था, तो वो था फ्रेंड्स 7वीं पंचवर्षीय योजना। किस समिति के द्वारा, तो लकड़वाला समिति के द्वारा। जवाहर योजना की भी शुरुआत हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद फ्रेंड्स एक बार फिर योजना अवकाश आता है। यह योजना अवकाश का समय था जिसमें वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से जो वार्षिक योजनाएं चलाई गई, जिसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। 1 अरब मिलियन डॉलर के भंडार देश के पास ही बचे थे, यानी केवल 1 ही अरब मिलियन डॉलर जो है ये भारत के पास बचे हुए थे, जिसकी वजह से जो है ये पंचवर्षीय योजना न लगा करके वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी, यानी योजना अवकाश चलाया गया था। याद रखिएगा भारत में एलपीजी यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत भी इसी जो है योजना के तहत किए गए थे ना, इसी वार्षिक योजना जो चलाई गई थी इसी के तहत किया गया था। आगे बढ़ते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बात कर लेते हैं। 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका जो कालखंड है वो 1992 से 1997 है। यह जो है ये जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित है। इसमें कृषि मानव संसाधन विकास पर जोर दिया गया था, यानी जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो कृषि मानव विकास का निर्धारण करना था। ठीक है ना। 1 जनवरी 1955 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था भारत 1 जनवरी 1995 को। तो ये डेट आपको याद रखना है, 1 जनवरी 1995 को बना था। ठीक है ना। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की भी शुरुआत किया गया था, और इसमें जो विकास की दर निर्धारित की गई थी वो 5.6 निर्धारित की गई थी, जबकि लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी 6.8%। तो ये भी पंचवर्षीय योजना काफ़ी सफल हुई थी। उसके बाद बात आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना की। तो जो 9वीं पंचवर्षीय योजना था इसका जो कालखंड है 1997 से 2002 तक है। इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया, यानी कहने का मतलब है कि न्यायपूर्ण वितरण यानी जो भी चीज़ें लागू की जाए वो सबको समानता पर मिले। ठीक है ना, सबको उसमें समान अवसर मिले, इस पर बल दिया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है ना। और इसमें विकास दर की जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था 6.5, जबकि इसमें प्राप्ति हुई थी 5.4 की। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण यह जो योजना थी फ्रेंड्स इसे असफलता का सामना करना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो कालखंड था वो 2002 से 2007 तक था। इसका जो ठीक है, इसके जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वो गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना था, सामाजिक न्याय और समानता को लागू करना था। अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। साथ ही साथ इसमें विकास दर का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 8%, जबकि प्राप्ति हुई थी 7.7%। वहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये जो है ये 2007 से 2012 तक चली थी। इसमें जो है तीव्रता एवं समावेशी विकास को जोड़ दिया गया था, यानी इसमें लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था 9%, जबकि प्राप्ति हुई थी 7.9%। ठीक है ना। कार्य आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत, यानी कहने का मतलब है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत किया गया था, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की भी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है।
शिक्षित बेरोजगारी 5% कम करना लक्ष्य रखा गया था, जबकि 5% से अधिक वनारोपण में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। और यह सर्वाधिक वृद्धि वाली पंचवर्षीय योजना थी, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न पूछ लेगा कि सर्वाधिक वृद्धि वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी चलाई गई थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसमें शिक्षित बेरोजगारी को 5% कम करने का लक्ष्य रखा गया था और जो वनारोपण में वृद्धि करनी थी वो 5% ज़्यादा करनी थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी फ्रेंड्स, वो 2012 से 2017 तक चली थी। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी और इसका उद्देश्य था त्वरित समावेशी विकास करना। ठीक है ना। इसके बाद जो है पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया 2017 में। और याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था नीति आयोग अस्तित्व में आई। एनडीए सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को 2015 में ही बंद कर दिया गया। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा जो टॉपिक था योजना आयोग से संबंधित या पंचवर्षीय योजना से संबंधित, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।